that. Right. Right. As we discussed about each and every aspect, obviously हमने थोड़ी थोड़ी चीजें discuss की. But another very important factor, usually people says that why doctor recommends, suggest or prescribe antioxidants. It's a very common thing. लोगों को लगता है कि अगर डॉक्टर ने ही एंटीऑक्सीडेंट बताने थे हम खुद से खा लेते. और ऐसे क्या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी सिचुएशन को ठीक कर देंगे. सो my first question is कि what exactly antioxidants do with us, or is it really helpful to take those antioxidants for a prescribed period of time? Okay. It's an important question and needs to be answered. पहले तो देखिए आपकी हर सेल की जो प्रोसेस होगी, एक्टिविटी हम कहेंगे उसको, हर तरह की एक्टिविटी आपका सेल जो करेगा वो एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा उसमें. अब हम इसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं. दिस इज जस्ट अ टेक्निकल टर्म फॉर यू टू अंडरस्टैंड. बट याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में ऐसी कई एक्टिविटीज है जिसके लिए ऑक्सीडेशन ये जरूरी है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना. अब ये जब लिमिट के बाहर हो जाती है तो इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है. तो हाइपोफर्टिलिटी में ये माना जाता है कि पुरुषों का काउंट या जो फैक्ट्री बना रही है जिस स्पर्म को, वो फैक्ट्री बनते हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ है. मतलब ऐसी कई चीजें उसमें ऐड हुई. जैसे हम एक धुआं भरी रूम में अगर बैठे तो सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, हमारे लंग्स फेफड़े सही है लेकिन वो काम सही नहीं कर रही. तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर द काइंड ऑफ सब्सटेंस, हमारा बॉडी खुद बनाता है एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे, टू डिस्ट्रॉय एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब हुआ है जब आपकी रिएक्शन हद के बाहर हो रही है, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब कि भाई आपकी रिएक्शंस आउट ऑफ हैंड थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी. अब ये जब आपकी प्रोसेस हेल्प करनी है हमें, तो इट इज लाइक प्रोवाइडिंग, बाहर से खुराक दिया गया है. अब इसको कितना और कब देना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कहीं शुरुआती स्लाइड में आपने देखा होगा 60 to 90 days are required for a sperm to pass through its lifespan. Right. So anywhere 60 days would be 2 months, 90 days would be 3 months. So अगर आप कोई एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं उसको सही मात्रा में, because there are many drugs which are mixed in a particular proportion which are known to give the best impact. Now as we will go along, ये ही टॉपिक है. तो न्यूट्रासिटिकल्स का मतलब ये हुआ कि 2-4 का कॉम्बिनेशन, 10 का कॉम्बिनेशन, 11 का कॉम्बिनेशन एटसेट्रा. अब ये कॉम्बिनेशन चेक किए गए हैं एंड वी फाइंड अ सर्टेन कॉम्बिनेशन टू वर्क इन अ सर्टेन सेट ऑफ पेशेंट्स. बट अगेन देयर आर ब्रॉड फ्रेमवर्क विच सजेस्ट कि ये दवाइयां लेनी या नहीं लेनी. So it is not based on whims and fancies. उनका बेनिफिट दिखाया गया. But the good or bad news is unless you combine it together, you're not going to get the best benefit. जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स को ही आपको 2-3 नहीं बल्कि वो एक सेट, इसलिए आपने जो सवाल पूछा, ईच एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा फिक्स करके बंदे को कितना देना चाहिए, कैसे वो इफेक्टिव होगा, इस पर जब बहस होती है उसके बाद में आप जरूर ले सकते हैं. तो ये बात नहीं है कि आप सेल्फ मेडिकेशन करोगे तो कोई गलत है, पर उसका जो बेनिफिट आप एट द एंड ऑफ 2 months या 3 months लेना चाहते हैं उसकी इवैल्यूएशन प्रोसेस सही होनी चाहिए. सेकेंडली आपका एंड पॉइंट में भी डिफरेंट फ्रॉम द डॉक्टर्स एंड पॉइंट. मेरे लिए अगर किसी बंदे का काउंट 1 या 2 मिलियन अगर अच्छे क्वालिटी का ग्रेड 3 के स्पर्म मिल गए with assisted reproduction with IVF ICSI, I can give them a baby. Your endpoint may be 30 million, जो शायद नहीं हो पाएगा. So again, that is where the medical process comes into play. So we can say yes, antioxidants do help, but self-medication is wrong, because जो डॉक्टर आपके सामने हैं उनको प्लीज कंसिडर कीजिए. द पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल इज रियली नॉलेजेबल एंड वो वहीं पे तभी हैं क्योंकि वो आपको हेल्प करना चाहते हैं. So Dr. Kulkarni, next we have what is the difference between a supplement and a nutraceutical? ऐसा सच में मानना है लोगों का? Yes, a very good question actually. Technical question. Supplement is something where if you go to the gymnasium and you want to build up muscles, so you add something which was lacking. It is very similar to look at nutraceutical. The only difference here is the nutraceutical is a substance which has first been isolated, unlike a supplement, which has been shown independently to work.
and then you combine it with 4 or 5 different ones to get what is called as the net benefit. And now this is for a core area. Now this is for a core function. That means आप केवल टेस्टिस या उसके आउटपुट या हम जिसको अंडकोश कहेंगे उसके आउटपुट को इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं. सप्लीमेंट कैन बी फॉर द होल बॉडी, सप्लीमेंट कैन बी नॉट. तो ये वाला स्पेसिफिक है. तो न्यूट्रासिटिकल इज अनदर टर्मिनोलॉजी. मतलब हम बाल की खाल उतार सकते हैं, ये देखिए कि बहुत सिमिलर है तो भाई इसको अलग क्यों है. तो अलग इसलिए है कि इट इज गॉट अ स्पेसिफिक जॉब टू डू. इट हैज टू इम्प्रूव a specific organ ka function to be able to give the output that you want. Right. So we can say that yes, supplements are important for your body, or we can say your reproductive system as a whole. You really need some special kind of medications. Another way is it's a specialist. It's like, you know, ये general जो होता है, supplements is a general term जिसके under nutraceutical आएगा. Nutraceutical is specific. Right. So next thing is आजकल बहुत फोकस है हमारा DNA फ्रेगमेंटेशन के ऊपर. द सिंपल पर्सन कैन आस्क यू कि सर मेरा DFI ऐसा क्यों है, ये परसेंटेज ज़्यादा या कम क्यों है. अंदर से चाहे उसको इतनी नॉलेज ना हो, बट उसका फोकस रहता है कि मैं पता तो करूँ ये है क्या. So we really want you to please share informative tips with the viewers ताकि उनको लगे कि हाँ ये एक साइंटिफिक वे में सच में इसको जानने समझने की जरूरत है. So you must understand at the beginning हमने बातें की थी कि भाई semen analysis is not the right way to evaluate, या साल ब साल इतने सालों से वो जो एक चीज होती जा रही थी उसी को हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं. तो इट इज लाइक आपका सोना कितना खरा है जानने की जो आप टेस्ट करती हो, वो अगर आपकी टेस्ट आप करें और उसमें ये बताएं कि कैरेट्स कितने हैं, तो इनडायरेक्टली आप सोने के बारे में सारी जानकारी पा लेते हो. नाउ विथ DFI और वी आर लुकिंग एट फ्रेगमेंटेशन कितना है, व्हाट वी आर लुकिंग एट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म. मतलब ये एक फाइनल लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की टेस्ट हो रही है आपकी. इसमें आप ये चेक किए जा रहे हो कि वेदर अ पर्टिकुलर स्पर्म has undergone damage to its core, the DNA. तो ये वाली जो प्रोसेस है जिसमें वो नाकाम स्पर्म या उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा या शायद उससे हमें डैमेज होगा, तो इनडायरेक्टली ये टेस्ट है. पर इसमें 2-3 चीजें हमें समझनी होंगी. दो इट माइट बी अ सिंगल फिगर और यू माइट से DFI is a figure which tells you about the quality of an individual sperm which we check. It does not represent all the sperm or the one which we use for, let us say, a procedure जिनका count बहुत poor है. Secondly, it indirectly is not a preventive test. It's a therapeutic test. मतलब भाई जिनमें कोई खामी हो उन्हीं में DFI किया जाता है. और वो खामी की इम्प्रूवमेंट जब हम देखते हैं तो रिमेंबर हम पूरे पॉपुलेशन में से एक स्पर्म जो मिलियंस में पड़े हुए उसमें से एक स्पर्म को चेक करते हैं. अच्छा, वो DFI करने के लिए हम 10, 20, 50, 100 स्पर्म को चेक करेंगे, एक नंबर देंगे आपको. वो परसेंटेज ये बता रहा है कि आपके बॉडी में कोई ऐसी प्रोसेस है या आपकी बॉडी इस तरह से वो स्पर्म बनाती है जो डैमेज्ड है. इट इज लाइक योर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट. सो ब्रीफली सेड इट इज अ QC टेस्ट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको वो कोलेस्ट्रॉल की तरह इस्तेमाल नहीं करना है, भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल अब नीचे आ गया ऊपर आ गया वाला, वैसा नहीं है. बट इट गिव्स मी एन आइडिया. So the good news, like I said in the mail, is I may find a huge population में high degree of damage to sperm, but I may still identify one sperm which is of high quality, which science gives me the chance to build on and give you a healthy baby. So at the end of the day, DFI does have a role, and yes, it can be used as a parameter आपके लिए कि भाई आपके sperm की quality. So it should be used in addition to your semen analysis. But it is a technical term to be used by doctors. So I hope it's not a self-help वाली test. या उसको पकड़ के आप नंबर को कि भाई मेरा DFI अब कम हो गया, इतना हुआ, इसका मतलब ये हुआ. नहीं, that is it's drawing the wrong conclusions from just one single test. That's my only contention. It's not the only test. Right. And Dr. Kulkarni, ऐसा क्यों कहते हैं कि एक hormonal tests are really important for females? Why not for males? Usually we ignore the fact.
और No, हमें they are पता important. है, राइट, सो So रियली it's वांट टू नो मोर अबाउट दिस. yes. So I think it's a misconception that males do not have to undergo hormone tests. It is just that the tests that are required are very specific. मतलब let us look at the extreme कि भाई एक पुरुष में 0 काउंट है, वहां से लेके कोई 1 मिलियन तक के काउंट वाला होगा जिसकी ऑब्वियसली क्वालिटी भी पुअर होगी. उसके बाद में आपको बहुत सारे ऐसे मेल्स होंगे जिनमें वी फील सर्टेन थिंग्स आर इन एक्सेस और नॉट. अब इन सारे मेल्स में यू विल बी सरप्राइज्ड थिंग्स लाइक प्रोलैक्टिन लेवल ऑफ एलएच जो फीमेल्स में की जाती है टेस्ट, प्री टेस्टोस्टेरोन, ये सारी टेस्ट हम जरूर करते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टेस्ट नहीं होती, पर हुआ ये है कि देयर इज अनड्यू अटेंशन गिवन टू अ सीमेन एनालिसिस. So everybody finally thinks that everything comes from a semen analysis and they get fixated to these numbers. So I feel, yes, there are a lot of hormone tests that we do. The advances which we have are related to hormones being checked. मतलब जो मेल हाइपोफर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स है उनमें हार्मोन की टेस्ट बाकायदा होती है और उनको सप्लीमेंट करने की दवाई, हाँ, इतने तक नहीं होती जितने फीमेल में होती है. दैट आई डू अग्री. सो डॉक्टर कुलकर्णी, जैसे कि हार्मोन्स के बारे में हमने बात की, एंड फीमेल्स के लिए हमें पता है कि हम डे 2 पे जाएंगे, सारे टेस्ट हो जाएंगे. मेल्स के लिए हार्मोनल टेस्ट इम्पोर्टेंट है, वी डू नो, बट यूजुअली बस एक ही हार्मोन पे हम फोकस करते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. सो ऐसा क्यों है कि हम बाकी हार्मोन्स को भूलते हैं? एंड अभी आपने मेंशन किया कि यस वी डू नो that other hormones are also important. So what